हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। तो आज दोस्तों हम इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आज हम शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम नेहरू पीरियड, मतलब जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू, उनके पीरियड के बारे में समझेंगे कि उनका पीरियड कब से कब तक रहा, कैसे उन्होंने उनके समय में कौन कौन से वॉर हुए, जैसे वॉर ऑफ 1947 ऑन कश्मीर, फिर 1962 ऑन चाइना वॉर भी हुआ। तो उस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस पार्ट में हम नेहरू जी के पीरियड के बारे में कवर करेंगे और उसके बाद हम कवर करेंगे कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान वॉर को हैंडल किया, क्या रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें, और सरदार वल्लभ भाई पटेल पीएम क्यों नहीं बने। तो इस बात पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेहरू पीरियड। सो बिफोर वी स्टार्ट नेहरू पीरियड, वन थिंग you have to keep in your mind that the 2 videos of Indian foreign policy or world foreign policy I have made, and it has been saved to the playlist of international relations, so you can watch that video. And if you don't watch that video, you will not understand what content is going on in this video. मतलब अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस बात को आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको उन वीडियोस को देखना जरूरी है। आइए हम शुरू करते हैं नेहरू पीरियड की। तो नेहरू पीरियड के समय में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कि जो लास्ट पार्ट थे वीडियो के, उसमें बताया था कि नेहरू जी की नीति क्या थी। वो थी आइडियलिज्म की नीति, आदर्शवाद। आइडियलिज्म में होता क्या है कि अगर आइडियलिज्म में एकदम उदारवाद रहता, इसे आपको लोग बहुत अच्छा समझते हैं, पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आइडियलिज्म स्टैंड अप नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा अच्छे बन के रहेंगे तो लोग आपको दबा देंगे। आपको थोड़ा सा बुरा बनना पड़ता है। बुरा इन द सेंस ये नहीं कि एकदम बुरा बन किसी को मार के काट के खत्म कर दिया। बुरा का सेंस ये होता है कि आपको जैसा आपके साथ कोई और व्यवहार करे वैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि मान लिया अगर आपको सामने वाला एक थप्पड़ मारे तो आपको अपना दूसरा गाल आगे नहीं करना है, आपको दूसरे गाल को उसको ऐसे थप्पड़ मारना होगा कि वो फिर उठ ना पाए। ये बोलते हैं टिट फॉर टैट वैसे। और तो ये आइडियलिज्म की नीति उस समय इसलिए थी क्योंकि महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस था उस समय, और उन्होंने आइडियलिज्म, नॉन वायलेंस और हिंसा की नीति अपनाई थी। और उसका मेन कारण था कि इंडिया में भी इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिया के पास उतनी शक्ति नहीं थी कि दूसरे देशों से जुड़ सके। मतलब इंडिया की स्थिति उस समय ऐसी थी कि वो पाकिस्तान से भी कमजोर था। पाकिस्तान, अब आप कहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान तो साथ साथ में आजाद हुए। पाकिस्तान में पहले इंडिया का पार्ट था, फिर पाकिस्तान इतना मजबूत उस समय कैसे हो गया? उसके 2-3 कारण है। पहला कारण है ज्योग्राफी, कि जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान को थोड़ा सा एरिया मिला, ज्यादा एरिया उनके पास नहीं था। आज के मैप में आप देखें तो इंडिया का एरिया ज्यादा बड़ा है पाकिस्तान से। पहले तो उनका और भी एरिया था, लेकिन बाद में फिर इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को अलग कर दिया, तो और उनका एरिया कम हो गया। लेकिन पहले भी जो एरिया था वो इंडिया से कम ही था, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन भी कम थी। पॉपुलेशन भी कम थी तो वहां पर लोगों के खाने पीने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कम खर्च करना पड़ता था, जिससे उनकी इकोनॉमी पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। प्लस उनको यूएसए, अमेरिका का भी बैकिंग था, अमेरिका भी उनको सपोर्ट करता था और इंडिया का विरोध करता था अमेरिका पहले। इस वजह से उस समय पाकिस्तान की स्थिति इंडिया से बेहतर थी। पर इंडिया चाहता था कि एक दिन ऐसा आएगा, नेहरू और जो थे वहां पे पॉलिटिशियन वो जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान की स्थिति एकदम दिवालिया हो जाएगी। और क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे पहले अपना सेकुलरिज्म को नहीं रखा, प्लस उन्हें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ावा दिया, जिससे उनके सारे पैसे उन्हीं सब में खर्च हो गए बेकार बेकार काम पे। इंडिया ने वैसे नहीं किया। इंडिया में बहुत सारे घोटाले, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, और इंडिया की डेमोक्रेसी की वजह से ही इंडिया अब तक बचता है। और आज देखिए कि फॉरेक्स रिजर्व्स की जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर देख लेते हैं तो इंडिया के पास $630 बिलियन के आसपास फॉरेक्स रिजर्व हो गया है, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। और वही पाकिस्तान के पास $16 बिलियन है और वो घटते ही जा रहा है। उनके पास कर्ज 286-90 बिलियन का है। पता नहीं वो कैसे चुकाएंगे, वही लोग जानते हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करते हैं हम। सो हम इस वीडियो में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये कुछ स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े लिखे हुए हैं
ये आंकड़े किसी पे जोक करने के लिए नहीं लिखे हुए हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आंकड़े ऑफिशियल आंकड़े हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं। तो इन आंकड़ों के हिसाब से मतलब हम एक जानने की कोशिश करते हैं कि उस युद्ध में किसको एज रहा, क्या रिजल्ट है। तो नेहरू जी ने उस समय नाम पे भरोसा किया था, नॉन अलिगमेंट मूवमेंट। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। नाम क्या है? नाम एक ऐसी एक नीति भी है और एक आंदोलन भी है। नीति क्या है? विकास और आर्थिक विकास के लिए एक नीति है, पॉलिसी है। और आंदोलन है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ। मतलब वो ना वो कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे हम, ना सोशलिज्म की तरफ जाएंगे। मतलब सोशलिज्म इन सेंस कम्युनिज्म जो रशिया चाइना में है, ना उनकी तरफ जाएंगे हम, ना कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे हम। उनके बीच के बैलेंस को लेकर चलेंगे। इसी में नाम कंट्री जाते हैं। और आज अभी तक यूएनओ के बाद सबसे बड़ा संगठन जो है वो अभी कुछ लोग बोलते हैं यूरोपियन यूनियन है, कुछ लोग बोलते हैं ओआईसी है। पर ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाम को कोई काउंट नहीं करता है, क्योंकि उसके समिट भी बहुत लेट लेट से होते हैं। तो नाम की एक ड्रॉबैक है, इनके समिट बहुत लेट लेट से होते हैं, ईयरली नहीं होते हैं, या फिर मंथली। उसका कारण भी है कि उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, लगभग 120 मेंबर है वहां पर। तो उसी की वजह से, लेकिन फिर भी उन्हें अगर ईयरली नहीं हो पाते हैं तो एक निश्चित करना चाहिए कि कब करना है समिट हमें नाम में, कि इसे हर 2 साल पे, हर 3 साल पे करते, एक मतलब एक डेफिनेट टाइम फ्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं, उन लोगों का क्या है कि मैंने देखा है कि वो लोग कभी भी कर लेते हैं समिट, जब मन किया था आगे सबमिट करने। ऐसा नहीं होता है। 3-4 साल में मैंने उनका देखा टाइमलाइन, तो उसमें का देखा कि कभी 5 साल में सबमिट होता है, कभी 3 साल में होता है, कभी 2 साल में, कभी 6 साल में। तो ये ऐसे कि ये अनिश्चितता है वहां पर। जहाँ पे भी अनिश्चित चीज होता है वहां पे विनाश विध्वंस हो जाता है। तो उन्हें भी एक निश्चित करना चाहिए। बाकी हम बात करते हैं तो नाम पे भरोसा किया। और अभी तक अगर हम ऑफिशियल आंकड़े में जाए तो यूएनओ के बाद सबसे बड़ा संगठन नामी है, 120 मेंबर्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो नाम में ऐसे कंट्रीज हैं जो ना रशिया के साथ थे ना यूएसए के साथ थे कोल्ड वॉर के समय में। अब हम बात करेंगे नेहरू पीरियड में कि नेहरू जी ने नाम को बढ़ावा दिया। उसके बाद उन्होंने यूएन पे ज्यादा भरोसा किया। थोड़े उदारवादी किस्म के आदमी थे, यूएन पे ज्यादा भरोसा किया। कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी यूएन पे ज्यादा भरोसा करने के चक्कर में ही कश्मीर का इशू इंडिया के हाथ से निकल गया, नहीं तो आज पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया के पास होता और पाकिस्तान उस पर कुछ नहीं कर पाता। तो उसमें कुछ लोगों का हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर नेहरू जी यूएन में इसलिए गए क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्होंने कहा था कि लॉर्ड माउंटबेटन की एक चाल थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत साल का ये वॉर बन सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है, तो उसको हम अच्छे से अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करें। कुछ लोग बोलते हैं कि नेहरू जी इसलिए गए क्योंकि उन्हें यूएन पे पूरा भरोसा था, यूएन पक्षपात नहीं करेगा। पर यूएन ने पक्षपात किया और बाद में नेहरू जी ने कहा भी था कि ये इंडिया की गलती थी। मतलब उन्होंने कहा था कि हमने यूएन से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो कश्मीर पर अपना डिसीजन सुनाएंगे, हमने सिर्फ पाकिस्तान को रोकने के लिए यूएन में गए थे। तो हो सकता है ये गलती हो, पर उस समय इंडिया के पास जो सर्कमस्टांसेस थे वो, और कोई आप हम कितने भी हिस्टोरियंस वो समझ नहीं सकते हैं उस समय। जैसे कि अब नेहरू जी ने ही बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, सॉरी नेहरू जी नहीं, मोदी जी ने। तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया तो उस समय क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा। तो वो डिसीजन के बारे में अगर आज से 50 साल बाद कोई पीएम आएंगे या फिर कोई भी पॉलिटिशियंस आएंगे, वो बोल देंगे कि वो गलत डिसीजन था एयर स्ट्राइक करने का, तो ऐसा हम मान नहीं सकते। तो उसको मानिए ना आप। अब हम बात करेंगे कि जो तो इनके पीरियड सबसे बड़ी जो हाईलाइट थी वो थी आइडियलिज्म। इन्होंने कभी भी किसी से युद्ध करना नहीं चाहा, पर युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए। और उस युद्ध के कारण थे कि उस युद्ध के कारण थे इनके आइडियलिज्म। आइडियलिज्म की वजह से इन पर लोगों ने अटैक किया। अब हम बात करते हैं कि वॉर ऑफ 1947 कश्मीर में क्या हुआ। तो कश्मीर अभी जब था, तो देश अभी भी आजाद हुआ था। उस समय जब कंट्री अभी भी आजाद हुई थी तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली। तो जब इंडिया अभी भी आजाद हुआ था तो उस समय हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि 2 टाइप के स्टेट्स थे।
एक तो राजा एक प्रिंसली स्टेट थे, और एक जो मतलब एक ऐसे स्टेट थे जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। तो वो सब जो डायरेक्ट कंट्रोल में थे उन्होंने इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। और 562 ऐसी रियासतें थी, 562, जो राजा महाराजा और राजकुमारों के हथियार में थी। उनके लिए उन्होंने क्या किया, ये कहा कि उनको अधिकार दे दिया कि वो या तो इंडिया से मिल जाए, या तो पाकिस्तान से मिल जाए, या फिर इंडिपेंडेंट रहे। अब इस अधिकार के पीछे उनका मंशा ये थी कि इंडिया को 562 अलग अलग कंट्री में बांट दें। इंडिया एक स्वतंत्र एक एकजुट यूनिटी में ना होके बिखर जाए। और उस समय जो अभी कहा जाता है द आयरन मैन ऑफ इंडिया, विजय सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय निकले, और उन्हें वहां पे इंटीग्रेशन के लिए नियुक्त किया गया। और उन्होंने अपने साथ में वीपी मेनन को लिया, और उनके साथ मिलकर ऐसा आंदोलन किया, ऐसा उन्होंने नीतियां बनाई कि कुछ देखते ही देखते 562 में से 549 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया में एग्रीमेंट कर लिया, इंडिया के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया। अब इसके पीछे का कारण क्या था, कुछ स्टेट्स को उन्होंने प्यार से फुसला के बोल दिया, कुछ स्टेट्स को उन्होंने कुछ लालच देकर करवा लिया, जो और भी जिद से नहीं मान रहे थे उनको डर दिखाकर करवा लिया, कुछ लोगों को घेर के करवा लिया। तो 562 में से 549 तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू करवा लिया। जो 10 थे वो पाकिस्तान में चले गए। एमए जिन्ना भी कोशिश कर रहे थे तो वो सिर्फ 10 ही को गैदर कर पाए, और वो 10 भी पाकिस्तान के लिए ही बने थे, क्योंकि वही वहां पे मुस्लिम बहुल था और वहां पे वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। बच गए 3, और ये 3 की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, आपने सुना होगा, जूनागढ़, हैदराबाद और द मोस्ट एंटिसिपेटेड जम्मू एंड कश्मीर, विच इज कॉल्ड द हेवन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का स्वर्ग इसको कहते हैं, और इंडिया का स्वर्ग नहीं, पृथ्वी का स्वर्ग जिसको कहते हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर। और वहां पे स्वर्ग को इंडिया और पाकिस्तान की इस लड़ाई ने ऐसा नरक बनाया है, यहाँ पे कोई जानना जल्द चाहता है नहीं। अब वहां पे धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि आने वाले 10 सालों में वहां पे कुछ बड़ा तो होगा, या तो इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा और पूरा कश्मीर ले लेगा, या फिर एक फुल फ्लेज्ड वॉर होगा इंडिया पाकिस्तान और चाइना मिला के। चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, इंडिया रहेगा, और इंडिया का इजराइल जो भी कंट्री है तो उस बारे में बाद में बात करेंगे। मतलब एक 10 साल में कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जो वर्तमान गवर्नमेंट है एनडीए की, वो उसकी मंशा स्पष्ट है कि वो पीओके लेके रहेंगे। तो और मेरे को नहीं लगता है कि वो अपनी मंशा बदलेंगे, और उनके मैनिफेस्टो में भी ये है कि पीओके इंडिया का ही है। तो हुआ ये कि वॉर ऑफ 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो रहा था, तो जो ब्रिटिशर्स ने ऑप्शन दिए थे प्रिंसली स्टेट्स को कि जो चाहे इंडिया में मिले, जो चाहे पाकिस्तान में मिले, और जो चाहे इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रहे। जूनागढ़ और हैदराबाद में हुआ ये कि जूनागढ़ में जो शासक था वहां का, उसका नाम था महाबत खान, वो एक मुस्लिम शासक था। और जूनागढ़ में जो लोग रहते थे वो 85% टू 90% हिंदू थे। मतलब हिंदू लोगों पर मुस्लिम राज कर रहा था, इसको कह सकते हैं मुस्लिम शासक। वहां के लोग उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो मुस्लिम हिंदू लोगों को थोड़ा सा परसिक्यूशन करता था, पर फिर भी उतना भी परसिक्यूशन नहीं करता था वो, जिससे लोग उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करते थे, पर खुश भी नहीं थे। हुआ ये, उस महाबत खान ने निर्णय लिया कि वो पाकिस्तान में मिलेगा जूनागढ़। मोहम्मद अली जिन्ना से खुश हो गए, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे थोड़े से नाराज हुए, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू प्रजा को कैसे जाने दे सकते हैं। हिंदू लोग चाहते थे कि वो इंडिया में मिले, जूनागढ़ के जो लोग रहते थे वो चाहते थे कि जूनागढ़ इंडिया के साथ हो जाए, पर वहां के जो राजा थे वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो कहीं भी तो, और इंडिया में डेमोक्रेसी आने वाली थी, तो कहीं भी प्रजातंत्र जो लोग चाहते हैं वही होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाबत खान को समझाया कि देखो ऐसे मत करो, आज इंडिया में आ जाओ, लेकिन वो नहीं माना। अब उसके नहीं मानने के चक्कर में बहुत कोशिश की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डर दिला, फिर भी वो नहीं माना। तब वहां पे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी फोर्स भेज दी और कब्जा कर लिया। वहां से माउंटबेटन नाराज हो गए, लॉर्ड माउंटबेटन नाराज हो गए कि
निर्णय हुआ था कि कोई भी किसी को फोर्स नहीं करेगा, जो अपने मन से चाहे इंडिया में मिले, जो अपने मन से चाहे पाकिस्तान में मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि देखिए वहाँ के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में ना मिला जाए, इंडिया में मिला जाए, और ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में मिले, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी वल्लभ भाई पटेल का विद्रोह किया। तो उस समय निर्णय हुआ, तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, ठीक है, मानते हैं हमसे गलती हो गई, हमने फोर्स भेज दिया, हम फोर्स वापस बुला लेते हैं, पर वहां पर ऐसे निर्णय नहीं होगा, वहां पर प्लेबिसाइड करवाइए, जनमत संग्रह, जो लोग बोलेंगे वही होगा। अब एक प्लेबिसाइड क्या होता है, बहुत लोग जानते होंगे, प्लेबिसाइड इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन में तो अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं, प्लेबिसाइड में क्या होता है, जितने भी लोग हैं उस एरिया में सब वोटिंग करेंगे एक न्यूट्रल के हिसाब से, और जो डिसीजन आएगा वो फाइनल हो जाएगा। इलेक्शन तो अलग हो गया, उसमें एक कंट्री के बीच में, प्लेबिसाइड लगभग दो कंट्रीज के बीच में होता है। जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह का रिजल्ट ऐसे था, पाकिस्तान को लग रहा था कि वहां पे महाबत खान की वजह से उसको बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्फिडेंट थे कि पाकिस्तान ही जीतेगा इस प्लेबिसाइड में। वहां का रिजल्ट सुन के आप हंसेंगे, वहां पर 99% लोगों ने इंडिया को वोट दिया था, 1% लोगों ने पाकिस्तान को वोट दिया था। और इसके पूरे डंके की चोट पर वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ को इंडिया में ले आए। तो ये एक ब्रीफ स्टोरी थी उसकी, उस ब्रीफ स्टोरी को हम आगे से भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये अभी प्लेबिसाइड के बारे में नहीं है और न जूनागढ़ के बारे में। बात करते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत था, मतलब इंडिया में सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट वही समझिए, क्योंकि उस समय डेक्कन प्लेट्यू, आसपास के जो जितने भी बहुत सारे दक्षिणी राज्य थे लगभग सब मिला के हैदराबाद आता था। हैदराबाद ने क्या किया, हैदराबाद भी स्वतंत्र रहना चाहता था, वहां के जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम भी स्वतंत्र रहना चाहते थे। वो चाहते थे क्या, स्वतंत्रता की याद में वो पाकिस्तान से मिलने आते थे। पर आप कैसे मिल सकते हैं पाकिस्तान से, मतलब हंसी वाला बात है, ये बहुत हंसने वाला बात है कि जैसे इंडिया का मैप आपने अगर देखा होगा, मैं यहाँ पे, मुझे इंडिया का मैप तो उतना अच्छे से ड्रॉ करने आता है नहीं, पर फिर भी हम नीचे वाले से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये है इंडिया का साउथ सदर्न पार्ट, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, यहाँ पे मान लीजिए हैदराबाद है इतना दूर। पाकिस्तान कहाँ पे है, ऊपर जो J&K है, सॉरी ये थोड़ा सा, एक मिनट, इसलिए ये है इंडिया का सदर्न पार्ट, ये, तो यहाँ पे मान लीजिए हैदराबाद है। अब हैदराबाद और ये मान लीजिए इधर यहाँ पे जम्मू कश्मीर और यहाँ पे पाकिस्तान, और इधर साइड मान लीजिए पूर्वी पाकिस्तान है, तो और ये पूरा इंडिया। तो इंडिया का मैप पे आप मत जाइए, एक रफ स्केच है, इसे हम अच्छे से भी ड्रॉ कर सकते हैं, करेंगे बाद में, एक रफ स्केच है, इंडिया का मैप ऐसा नहीं है, हंसी आ रहा होगा आपको। तो ये जो डेक्कन यहाँ पे हैदराबाद है, अब पाकिस्तान यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको छोड़ देते हैं। तो कैसे मिल सकता है, यहाँ अगर पाकिस्तान में ज्वाइन कर भी लेता है तो पाकिस्तान से इसका कनेक्शन किस तरह होगा, या तो उसे समुद्र के रास्ते घूम कैसे जाना होगा, जो पॉसिबल नहीं है इंडियन नेवी की वजह से, या तो फिर वैसे हवाई जहाज से ऊपर नीचे करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अगर इंडिया से दुश्मनी लेगा तो वो अपना एयर स्पेस पाकिस्तान को इस्तेमाल करने देगा? तो इसके लिए पॉसिबल नहीं था कि ये पाकिस्तान में जुड़े यहाँ से यहाँ, पर फिर भी इसे कुछ एक नंबर का मूर्ख आदमी था ये, इसे कुछ पता नहीं था, ये यही जाना जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे भी समझाया, नहीं माना, इसके यहाँ भी फोर्स भेज दी, कब्जा करवा लिया। यहाँ पे हुआ ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मजबूत राष्ट्र था, मतलब स्टेट था, तो यहाँ पे और सब भी जो विद्रोही फोर्सेस थे उन्होंने भी हमला करना शुरू किया, तो दोनों की भी लड़ाई हुई, जिसमें बहुत सारे लोग, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ और बहुत सारे लोग मारे भी गए, तो उसका भी काउंट है यहाँ पे। तो इंडिया के ऊपर ये एक दाग कहा जाता है, पर ये कहीं भी कुछ चेंज होता है थोड़ा मोड़ा तो होता ही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर क्या करें, जब ये शासक ही मूर्ख होगा तो फिर लोगों को तो भुगतना ही पड़ेगा थोड़ा सा। तो उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद में बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़े धीरे पड़ गए नेहरू जी के दबाव में, तो उन्होंने क्या किया कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया 1 साल का, कि 1 साल तक ना हैदराबाद पाकिस्तान में जाएगा ना इंडिया में जाएगा, 1 साल तक उसको स्वतंत्र रहेगा।
1 साल के बाद देखेंगे क्या होगा। उस समय कोई किसी उस पर फोर्स नहीं करेगा। तो ये एग्रीमेंट कर लिया गया और इसकी वजह से अब हैदराबाद का चैप्टर क्लोज हो गया। अब हम बात करेंगे कश्मीर पर। कश्मीर का जो किंग था उसका नाम था हरि सिंह, राजा हरि सिंह। उसने भी स्वतंत्र रहने की घोषणा की उस समय। उसके बाद इंडिया ने इसे मान लिया अच्छे से, पर मोहम्मद अली जिन्ना नहीं माने इसको। क्यों नहीं माने? क्योंकि जो कश्मीर था वो एक तो पाकिस्तान से नजदीक भी था, प्लस कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पे जो जितने सारे घूमने की जगह थे, एक टूरिस्ट प्लेस था, तो वो एक पाकिस्तान के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सकता था, या वो जिस भी कंट्री के पास रहेगा उसके लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि राजा हरि सिंह पाकिस्तान में आ जाए, पर तो कश्मीर में उल्टा था। कश्मीर में मुस्लिम प्रजा थी, हिंदू शासक था, लेकिन ये मुस्लिम प्रजा ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ थे, वो इंडिया की तरफ भी थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये समझते थे कि वो मुस्लिम है तो वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। उन्होंने बहुत कोशिश किया हरि सिंह को मनाने का, वो नहीं माने। इंडिया ने उसको छोड़ दिया था। इंडिया ने बोला ठीक है आप इंडिपेंडेंट रहना चाहें तो रह सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी राजा हरि सिंह को समझाया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने हरि सिंह को कहा था कि देखिए आप इंडिया और पाकिस्तान की भी लैंडलॉक स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है और बहुत छोटे भी हैं, आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। आपको एक ना एक दिन या तो इंडिया में तो पाकिस्तान कब्जा कर ही लेंगे, आप अपने मन से किसी एक में मिल जाएं। और लॉर्ड माउंटबेटन ने इस सालों में कहा था कि आप इंडिया में ही मिले, पर राजा हरि सिंह को स्वतंत्र होने का भूत सवार था। उन्होंने माउंटबेटन की बात नहीं मानी। कहानियां ये भी है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन एक बार समझाने राजा हरि सिंह के पैलेस में गए थे, महल में, तो हरि सिंह ने उनसे मिलने से मना कर दिया और अपने गार्ड से कहवा दिया था कि उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं मिलेंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उनसे वहीं पे कहा था कि अभी इस समय राजा की तबीयत खराब है, बाद में जब उनकी दशा खराब होगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मिलना है। फिर वो नहीं मिले। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया कि इंडिया को बोला कि आप कुछ मत करिए, और पाकिस्तान को ये भूत सवाल था क्योंकि पाकिस्तान देख रहा था कि अरे यार 562 में से पाकिस्तान को लगा था कि कम से कम 200 स्टेट तो उनके पास आ ही जाएंगे, पर उन्हें पता चला कि यार ये 20 स्टेट भी हमारे पास नहीं आए हैं, सिर्फ 10 स्टेट आए हैं 562 में से। जूनागढ़ और हैदराबाद को भी इंडिया ने तिगड़म लगा के अपने पास कर लिया। एक कश्मीर बचा है, वो भी अब लेने जाते हैं। तो कश्मीर को किसी भी तरह मोहम्मद अली जिन्ना को चाहिए ही था। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि अपने पाकिस्तान आर्मी को आदेश दिया, कि मोहम्मद अली जिन्ना पीएम थे, आदेश दिया कि आक्रमण करिए। पाकिस्तान की आर्मी ने मना कर दिया आक्रमण करने से। क्यों? क्योंकि उस समय इंडिया के आर्मी के जनरल भी एक ब्रिटिश थे और पाकिस्तान के आर्मी के जनरल थे वो भी एक ब्रिटिश थे। ब्रिटिश आपस में कैसे लड़ सकते हैं, एक ही कंट्री के दो सेनापति। उन्होंने जब मना कर दिया तब फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना बाज नहीं आए। उन्होंने क्या किया कि सीधे गए और वहां के जो कबीले थे पाकिस्तान के आसपास, बॉर्डर के आसपास के कबीले लड़ाके, उनको ट्रेनिंग दिलवाई अपने आर्मी में, और उनको ट्रेनिंग दिलवा के उनके हाथ में एक हथियार दे दिया और बोले तुम इंडिया पे अटैक करो और कश्मीर पे कब्जा कर लो, और जब कश्मीर पे कब्जा हो जाएगा तुम लोग वहीं पे रहना, अच्छा ही जगह है, तुम लोगों को एक अलग जगह मिल जाएगा रहने। सब लोग खुश होगा, इंडिया पे आक्रमण करने चले जाए। राजा हरि सिंह अपने मस्ती में है महल में, उनको पता ही नहीं कि आक्रमण हो रहा है। बाद में उनको पता चला जब आक्रमण हो रहा है। आक्रमण हुआ तो जम्मू कश्मीर की उस समय एक अलग फौज थी, तो उन्होंने बहुत बहादुरी से सामना किया, पर पाकिस्तान के जो लड़ाके थे वो ट्रेंड थे, प्लस उनके पास वेपन थे। जम्मू कश्मीर के लड़ाके भी ट्रेंड थे, पर उतने ज्यादा उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, जिससे 2-3 दिन में ही उनकी हालत खस्ता होने लगी। और वो कबीले जो पाकिस्तान आर्मी के थे, और उसमें पाकिस्तान आर्मी के ऐसे कबीलाई ड्रेस में फौजी भी थे उनके, मतलब पाकिस्तान आर्मी के फौजी कबीलाई ड्रेस में आए थे छुप कर इंडिया पर अटैक करने। तो इंडिया ने क्या किया उसके साथ, तब राजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने मदद देने से मना कर दिया। सरदार वल्लभ भाई जवाहरलाल नेहरू बोले वल्लभ भाई पटेल को मदद कर देने के लिए। असल में क्या था कि सरदार जवाहरलाल नेहरू पीएम तो थे, पर इंटीग्रेशन के पूरे मामले का, मतलब किस तरह सब स्टेट को मिलाना है इंडिया में, पूरे मामले के हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उस सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू दोनों कद्दावर नेता थे, दोनों एक ही लेवल के नेता थे, तो कोई एक दूसरे पर आदेश नहीं कर सकता था। भले जवाहरलाल नेहरू पीएम बन गए थे, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कम नहीं थे। और असल में ये बात है कि पीएम वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था, पर महात्मा गांधी के वजह से वो नहीं बन पाए।
कहानी ये है कि जब पीएम बनने के समय था तो 15 सदस्यों की मीटिंग हुई, उसमें सबको वोट देना था कि कौन पीएम बनेगा। दो कैंडिडेट थे, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। उसमें से 15 में से 12 लोगों ने वल्लभ भाई पटेल के नाम का वोट किया था। वल्लभ भाई पटेल पीएम बनने ही वाले थे, तब तक महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने कागज लिया, उस पर कुछ लिखा और वल्लभ भाई पटेल को दे दिया हाथ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस कागज को पढ़ा और मुस्कुरा दिए और बोले कि मैं अपना पीएम पद से उम्मीदवारी वापस लेता हूँ, नेहरू जी को ही पीएम बनाना दी। कहा जाता है कि उस कागज पे लिखा था गांधी जी ने कि देखो पटेल, नेहरू को ही पीएम बनने दो, तुम पीएम मत बनो। और जवाहरलाल नेहरू हो चाहे महात्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, महात्मा गांधी का सब कोई सम्मान करता था। इसकी वजह से उनकी बात कोई काट नहीं पाया। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी थे, उनको देश विदेश में लोग जानते थे। और पीएम जब भी इंटरनेशनल दौरे पे जाते हैं तो उनको इंटरनेशनल रीति रिवाज, पर्सनालिटी और इंग्लिश का जानकारी होना चाहिए, जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़े देसी किस्म के आदमी थे, इसलिए उनको पीएम नहीं किया गया। तो खैर मतलब यही कहानी है। कितने लोग इसको पॉलिटिक्स का रंग देते हैं, ये बोलते हैं, तो उस बारे में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, आपको भी नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि तो जो हम बात कर रहे थे कि उस समय नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल दोनों एक कदावर नेता थे, दोनों एक दूसरे पर आदेश नहीं चला सकते थे, तो बोथ कांट ओवररूल ईच अदर। और वहां उस समय इंटीग्रेशन के हेड थे वल्लभ भाई पटेल, तो नेहरू जी ने वल्लभ भाई पटेल से कहा कि मदद कर देते हैं डिस्कशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं, मदद नहीं करेंगे, रहने दीजिए उसको वहीं पर। बहुत तेज बन रहा था वो कि उसको स्वतंत्र रहना है, उसको बहुत मतलब कितना समझाया गया कि राजा हरि सिंह को कि इंडिया में आ जाओ, इंडिया कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन नहीं, उसको स्वतंत्र रहना है तो रहने दीजिए। फिर भी उस बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने और जवाहरलाल नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल को समझाया तो वल्लभ भाई पटेल भी मान गए। पर यह शर्त रखी गई कि जब तक राजा हरि सिंह इंडिया में शामिल नहीं होंगे, मतलब इंडिया में शामिल होने के लिए जो ऑफिशियल पेपर्स होते हैं, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, विलय पत्र, उस पर साइन नहीं करेंगे, तब तक इंडिया उनको मदद नहीं करेगा। इंडिया अपना फोर्स नहीं भेजेगा, इंडिया अपने एयरक्राफ्ट नहीं भेजेगा। राजा हरि सिंह ने डिसीजन लिया कि ठीक है, वो इंडिया में शामिल हो जाएंगे। इसी को लेकर पाकिस्तान आवाज उठाता है कि इंडिया में जो विलय हुआ है वो पाकिस्तान नहीं नकार सकता है, ऑफिशियल पेपर इंडिया के पास है। इंडिया बोलता है कि उस विलय को माना नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो विलय इंडिया ने फोर्सफुली करवाया था, किसी की मजबूरी का फायदा उठा के करवाया था। मतलब इंडिया ने ये कहा था कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो अगर आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करोगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो इस तरह किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर किसी का पेपर पे साइन लेना, ये उसको सही नहीं माना जा सकता। तो इंडिया उसको बोलता है ठीक है, हम लोगों ने मजबूरी का फायदा उठाया ही था। पर उस हरि सिंह को मजबूर किया किसने? पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान ने ही ना अटैक किया था। पाकिस्तान अगर अटैक नहीं करता तो वो इंडिपेंडेंट रहता, तो बाद में वो डिसाइड करता कि किसमें जाना है। तो इसी बात को लेकर विवाद है। तो हुआ ये कि इंडिया ने, राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, और जैसे हस्ताक्षर हुआ तो वीपी मेनन वहां पे गए थे और उन्होंने हस्ताक्षर लिया और वापस दिल्ली चले गए। तो दिल्ली जाने से पहले रात हुई थी, अगली सुबह इंडिया के फोर्सेस आती। तो ये कहानी कहा जाता है कि राजा हरि सिंह ने अपना जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे कहा था, उनको अपना रिवॉल्वर दे दिया और बोला था कि अगर कल सुबह तक हमारी मदद करने इंडिया के फौज नहीं आई तो तुम मेरे ही गन से गोली मार देना, सोए में ही। मतलब मैं अपनी गन से मरना चाहता हूँ, ना कि पाकिस्तानियों की गन से। तो ऐसा उन्होंने कहा था। पर इंडिया की फौज आ गई थी, इंडिया ने अपना वादा निभाया और इंडिया की फौज आई और पाकिस्तान को निकालना शुरू किया। पाकिस्तान उड़ीस हर जगह पहुंच गया था। वहां से निकालते निकालते लगभग कश्मीर के 2/3 पार्ट में से निकाल दिया था। 2/3 पार्ट में से निकाल दिया था। सिर्फ 1/3 पार्ट बचा था। लेकिन उस समय इंडिया से गलती हो गई, और वो गलती कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स की एक चाल थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया कि और युद्ध करने से पहले एक बार यूएन से सलाह ले लेते हैं, यूएन में एक कंप्लेन कर देते हैं पाकिस्तान की।
कहा जाता है इनिशियल पार्ट्स में कि जवाहरलाल नेहरू ने मना किया था, पर लॉर्ड माउंटबेटन ने समझाया कि यूएन पक्षपात नहीं करेगा ये वो। तो बिना किसी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए, बिना सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचित किए, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जानते थे कि अगर वल्लभ भाई पटेल को पता चला तो वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए बिना उनको बताए इंडिया ने यानी जवाहरलाल नेहरू ने यूएन में एक कंप्लेन दायर कर दी पाकिस्तान के खिलाफ चैप्टर 6 के तहत। यूएन के कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर यूएन में दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6 और 7। तो चैप्टर बहुत सारे हैं, ये दो चैप्टर है स्पेसिफिकली। अगर वो कोई भी कंट्री किसी और कंट्री के खिलाफ कंप्लेन कर सकती है उस चैप्टर के तहत। तो उस चैप्टर 7 में ये एक प्रावधान है कि अगर चैप्टर 7 के माध्यम से कोई कंप्लेन दायर किया गया और उसके बाद यूएन ने कोई डिसीजन दिया उस कंप्लेन पर, तो उस डिसीजन को सब कंट्रीज को मानना ही होगा, उन दोनों कंट्रीज को। मतलब कोई भी ये नहीं कर सकता है कि यूएन का डिसीजन हमको पसंद नहीं आया है, ये नहीं मानेंगे, मानना ही होगा। और अगर नहीं मानेंगे तो यूएन उस पर अटैक कर देगा, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स, या फिर वो उस पर सैंक्शंस लगा देंगे। पर चैप्टर 6 में ये प्रावधान है कि अगर चैप्टर 6 के तहत कोई कंप्लेन दायर करता है तो उस पर यूएन कोई डिसीजन देता है तो वो उस कंट्रीज पर निर्भर है। कंट्री बोल सकती है कि हमको डिसीजन पसंद नहीं आया, हम नहीं मानेंगे। यूएन बोलता है कि ठीक है, हमको चैप्टर 6 के तहत ये है कि आप हमारा डिसीजन माने या ना माने वो आप पर निर्भर है, पर चैप्टर 7 में आपको मानना ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं। तो इंडिया ने ये एक अच्छा काम किया कि वो चैप्टर 6 के तहत गए, चैप्टर 7 के तहत नहीं गए। 6 के तहत जब वो गए तो वहां पर कब गए, ये कुछ डेट्स हैं यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ये 26 अक्टूबर 1947 को, ये एक डेट है जिस समय राजा हरि सिंह ने इंडिया के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, ये वो डेट है 26 अक्टूबर 1947। तो ये देख लीजिए, इंडिया 15 अगस्त को आजाद हुआ है, उसके 2 महीने बाद ही इंडिया वॉर करने लगा। फिर 31 दिसंबर 1947 को क्या हुआ था, इंडिया यूएन में गया चैप्टर 6 के तहत कंप्लेन दायर करने। मतलब 1947 के सबसे लास्ट दिन पर 31 दिसंबर 21 अप्रैल को 1948 को यूएन का एक संकल्प आता है, यूएन का डिसीजन आता है। इसके 3 पार्ट्स थे। पहला पार्ट था सीज फायर ऑर्डर। सीज फायर ऑर्डर में कहा गया कि दोनों देश की सेनाएं जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएं और वहीं पे बॉर्डर मान लिया जाए। तो उसकी इसी सीज फायर ऑर्डर की वजह से जो पाकिस्तान के पास 1/3 पार्ट रह गया, क्योंकि इंडिया की सेना 2/3 पार्ट पे कब्जा करके और 1/3 पार्ट पे जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर था थोड़ा सा, उस पर अटैक करने जा रही थी। और यूएन के डिसीजन की वजह से इंडिया को वहीं पर रुकना पड़ा। दूसरा पार्ट आया ट्रूस एग्रीमेंट। ट्रूस एग्रीमेंट में कहा गया कि पाकिस्तान के जितने भी फौज और फौजी इंडिया के बॉर्डर पे चले गए हैं, कश्मीर में चले गए हैं, पाकिस्तान पहले उनको वापस बुलाए। फिर उसमें ये भी कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान के जितने कुछ कबीले लोग, ट्राइबल पीपुल भी गए हैं पाकिस्तान इंडिया कश्मीर में, तो वहां से भी उनको वापस बुलाया जाए, पाकिस्तान उनको वापस बुलाए। उस ट्रूस एग्रीमेंट का 3rd पार्ट था कि ठीक है, इंडिया ने एग्रीमेंट किया कि जो ऊपर की 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएंगे उस एग्रीमेंट के तहत। मतलब कि जब पाकिस्तान अपने पूरे फौजियों को और पूरे कबीलाई लोगों को वापस बुला लेगा, तब यूएन का जो आयोग है, यूएन का आयोग, वो इंडियन गवर्नमेंट को बोलेगा कि पाकिस्तान ने अपनी शर्तें पूरी कर ली हैं, अब आप भी अपनी फौज वहां से वापस बुला लें। तो जब तक पाकिस्तान पहले पीछे नहीं हटेगा तब तक इंडिया नहीं पीछे हटेगा। तो पाकिस्तान, ये बात आया। उसके बाद 3rd जो लास्ट था कि उसके बाद जब दोनों देश की सेनाएं पीछे हट जाएंगी तब वहां पर एक प्लेबिसाइट होगा, जनमत संग्रह होगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, और उस समय लोग डिसाइड करेंगे इंडिया किस में जाएगा और पाकिस्तान, कश्मीर इंडिया में जाएगा कि पाकिस्तान में जाएगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि यूएन में बस इतना इंडिया ये कहने किया था कि पाकिस्तान को रोका जाए, और यूएन ने कश्मीर को अपना जागीर समझ लिया और उस पर डिसीजन देना शुरू कर दिया कि कब प्लेबिसाइट होगा, कौन कब किस समय किसको बॉर्डर माना जाएगा। तो ये यूएन ने पाकिस्तान की तरफ भेदभाव किया अमेरिका की वजह से। तो खैर ये युद्ध हुआ उस समय, पर वो युद्ध बहुत भयंकर हुआ था। पाकिस्तान शुरुआत में पाकिस्तान को एज था, पाकिस्तान धीरे धीरे करके श्रीनगर तक आने वाला था, पर जैसे ही हरि सिंह ने उस पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और इंडियन फौज आई, पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई और पाकिस्तान धीरे धीरे पीछे जाने लगा और इंडियन फौजी आने लगे। तो उस समय अगर देखा जाए वॉर ऑफ 1947 की कैजुअलिटीज में,
तो किसी भी युद्ध में कौन जीतता है कौन हारता है उसकी कैजुअलिटी से पता चलता है। जैसे कि मेरे और आपके में लड़ाई हुई, तो किस कैसे पता चलेगा कि कौन जीता लड़ाई में, किसको ज्यादा चोट लगेगी वो उससे पता चलता है। ये पता चलेगा कि मैंने आपको 2 मुक्का मारा, आपने 4 मुक्का मारा, तो आप जीत गए। कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैंने आपको 4 खरोचे आई हैं, मेरे को 8 खरोचे आई हैं, तो आप जीत गए। उसी हिसाब से होता है। तो इसमें भी हम बात करते हैं, ये आंकड़ा देख के आप समझ सकते हैं कि किसे हम विनर बोल सकते हैं। पर ऐसे युद्ध में क्लियर विनर नहीं होता है, कहीं पे आपको ज्यादा नुकसान होता है, कहीं पे किसी और को ज्यादा नुकसान होता है। पर इस युद्ध में क्लियर विनर के रूप में, क्लियर एज के रूप में इंडिया को मिला। क्योंकि आप देख सकते हैं इंडिया में, वेट मिनट में इसे थोड़ा सा ये कंजस्टेड एरिया हो गया है, आपको समझ में नहीं आएगा। देख सकते हैं इंडिया के 11 सोल्जर्स उसमें मारे गए थे और 3152 पीपल वाउंडेड हुए थे, यानी घायल हुए थे। एक इंडिया की कैजुअलिटी है। ये भी कैजुअलिटी कोई छोटी नहीं है, बड़ी है। और इससे भी ज्यादा कैजुअलिटी पाकिस्तान की हुई है, ये देख लीजिए आप। 6000 अप्रोक्सीमेट 6000 पीपल मारे गए हैं उनके सोल्जर्स, और अप्रोक्सीमेट 14000 लोग वाउंडेड हुए हैं। और ये वो आंकड़े हैं जो पाकिस्तान ऑफिशियली प्रोवाइड करता है। हो सकता है कितने आंकड़े को छुपा भी सकते हैं। इंडिया के केस में भी वही है, पर इंडिया उतना मतलब पारदर्शिता रखता है इंडिया, लेकिन हो सकता है इंडिया ने भी अगर कोई आंकड़े छुपाए होंगे फॉर इंस्टेंस, फिर भी ये आंकड़े भी छोटे नहीं। तो ऐसे आंकड़ों में से पता चलता है कि इंडिया को एज था इसी। तो इससे ये साबित होता है कि यूएन एक बेकार संगठन है। अब बेकार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यूएन कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे युद्ध जब होते हैं तो यूएन एक कठपुतली बन के रहता है। आप इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में देख सकते हैं कि यूएन कुछ नहीं कर पाता है, यूएन का डिसीजन कोई वैल्यू नहीं करता है। चाइना को देख लीजिए, साउथ चाइना सी ने यूएन का डिसीजन का चाइना कुछ भी नहीं मानता है। यूएन का अब जो अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, उसके डिसीजंस को कोई नहीं मानता, खासकर ये पावरफुल कंट्रीज है तो वो मानते नहीं। यूएन को बस 5 जो बिग मेंबर्स हैं उसके जो बस वीटो पावर है। कौन कौन है? यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना और रशिया। उनका एक कठपुतली बनते जा रहा है, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। तो इससे इंडिया को एक क्लियर एज मिलता है। अब आगे इस युद्ध में कैसे आर्टिकल 370 का रोल आता है इसमें। जब युद्ध समाप्त होता है तो वहां पर इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्लेबिसाइड की बात आती है, तो प्लेबिसाइड में नेहरू जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि जो जम्मू का इलाका था और लद्दाख का, वो इलाका हिंदू बहुल था। लद्दाख में बौद्ध लोग रहते थे और वो इंडिया की तरफ थे। जम्मू में भी हिंदू की ज्यादा पॉपुलेशन थी, जिससे इंडिया की तरफ उनका भी वोट आता। कश्मीर में मुस्लिम लोग ज्यादा थे, तो कश्मीर की एक प्रॉब्लम थी कि हो सकता था कश्मीर की वजह से इंडिया ये प्लेबिसाइड हार जाए। पर उसका भी एक तोड़ था नेहरू जी के पास, उस तोड़ का नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला एक कश्मीर के लोकप्रिय नेता थे, जिनको लेकर कश्मीर में दीवानगी थी। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी का जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, वहां पे जाइए तो मोदी जी के नाम की दीवानगी है। वहां पे लोग हमेशा मोदी मोदी करते रहते हैं, और मोदी जी हमेशा वहीं से जीतते हैं, और कितने 50-60 लाख से वोट से ज्यादा से जीतते हैं। तो उनकी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसी तरह से शेख अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ लीजिए कश्मीर थी। शेख अब्दुल्ला वहां पर जो एक बात बोल दे, उनकी बात को काटने वाला लगभग कोई नहीं था। और वो शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी की दोस्ती थी। और शेख अब्दुल्ला भी चाहते थे कि कश्मीर इंडिया में रहे, पाकिस्तान में ना रहे। तो कश्मीर में वो एक बार बोल देते कि कश्मीर के सारे लोग वोट करेंगे इंडिया को, तो कश्मीर भी इंडिया की तरफ आ जाता है। और इसलिए नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे। और राजा हरि सिंह लेकिन शेख अब्दुल्ला को पसंद नहीं करते थे, तो नेहरू जी ने राजा हरि सिंह पे दबाव डाला, और राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल के रखा। जेल में से बाहर निकाल लाया, और जेल में से बाहर निकालते ही उनको वहां का हेड बनवा दिया, कश्मीर का हेड, उनको खुश करने के लिए। शेख अब्दुल्ला बहुत खुश हुए और उन्होंने बोल दिया कि कश्मीर के लोग भारत के साथ, जिससे मोहम्मद अली जिन्ना को और दुख हुआ। बाद में शेख अब्दुल्ला को वहां का फिर पीएम घोषित किया गया। वहां पे और सारे सदर रियासत, कौन कौन रियासत आया था वहां पे, सदर रियासत वजीर आजम बनाया गया। तो वहां पे उनको हेड घोषित किया गया। उसके बाद वहां पे जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो शेख अब्दुल्ला, वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई 1952 में। इसको हम बोलते हैं दिल्ली अंडरस्टैंडिंग, दिल्ली समझौता। दिल्ली एग्रीमेंट नहीं, दिल्ली अंडरस्टैंडिंग अलग है, एग्रीमेंट अलग है।
दिल्ली अंडरस्टैंडिंग हुई, जिसमें कश्मीर के 4 लोगों को भी संविधान सभा में भेजा गया। 1952 में नहीं, पहले ही 50 में। उसमें से शेख अब्दुल्ला भी थे, उनके और जो 2-3 विश्वास पात्र आदमी थे, और उन लोगों की सलाह पर ही जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें एक आर्टिकल 306A ड्राफ्ट किया गया, और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो उसका नाम आर्टिकल 370 कर दिया गया, और वही आर्टिकल 370 की विवादास्पद आर्टिकल बन गया, जिसमें यह कहा गया था कि कश्मीर भले ही इंडिया का पार्ट है, पर सिर्फ 3 मामलों में, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस और कम्युनिकेशन। मतलब कश्मीर की रक्षा का दायित्व इंडिया का है। कश्मीर किसके साथ रिलेशन रखेगा, किसके साथ रिलेशन नहीं रखेगा, वो इंडिया डिसाइड करेगा। कश्मीर में जो भी डाक सेवा होती है, फिर ट्रेन सेवा होती है, वो इंडिया डिसाइड करेगा। पर कश्मीर के पास अपना अलग झंडा होगा, मतलब इंडिया का जो तिरंगा है वो कश्मीर में नहीं फहराया जाएगा, उसका एक अलग संविधान होगा। कश्मीर में स्थायी नागरिक का एक डेफिनेशन होगा कि 1954 से पहले से लोग जो कश्मीर में रह रहे हैं वही वहाँ के स्थायी नागरिक होंगे, और उनको लेकर सबसे विवादास्पद ये है कि जो वहाँ के स्थायी नागरिक होंगे कश्मीर में केवल वही जमीन खरीद सकते हैं। यानी अगर मैं और आप चाहें तो अभी जाकर कश्मीर में जमीन खरीद ही नहीं सकते हैं, चाहे आपके पास कितना पैसा क्यों ना हो। अंबानी भी नहीं खरीद सकते हैं आप जमीन, कितना ही पैसा क्यों ना हो आपके पास। और वहां पे एक अलग झंडा होगा, वहां पे आप किसी से शादी नहीं कर सकते हैं कश्मीर में लड़की। अगर आपने शादी किया तो आपको कश्मीर में घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसे ऐसे प्रावधान थे वहां पर। तो और वही प्रावधान थे पाकिस्तान में कि अगर कश्मीर की लड़की ने पाकिस्तान से शादी किया, किसी पाकिस्तानी से, तो उसको उसका स्वागत सत्कार होगा उस पाकिस्तानी लड़के का, उसको कश्मीर में बुलाया जाएगा, उसको कश्मीर के सारे अधिकार दिए जाएंगे। पर इंडिया के लड़के को ऐसे नहीं दिए जाएंगे, जबकि कश्मीर इंडिया का ही पार्ट है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलते वहां पर। और जो एनडीए गवर्नमेंट थी वर्तमान में नरेंद्र मोदी की, उनका सबसे बड़ा मोटो था कि इस आर्टिकल 370 को उखाड़ के फेंकने का, बेकार आर्टिकल है। इसकी वजह से इंडिया के लोगों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। जब से बीजेपी बनी है, बीजेपी पार्टी, तब से उनका यही मैनिफेस्टो है। वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे, पर 5 अगस्त 2019 को एनडीए गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल विल दिखा के उसको हटा दिया वहां पे कर। देखिए अब यहाँ पे आपको लगेगा कि मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ या मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन बीजेपी कांग्रेस सपोर्टर कुछ नहीं है। हर एक पार्टी की अपनी एक उपलब्धि होती है, अपनी कांग्रेस की भी अपनी एक उपलब्धि है, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, पर उन्होंने भी बुरे काम भी किए हैं। बीजेपी ने भी अच्छे काम किए, उन्होंने भी बुरे काम किए। तो जो अच्छे काम है उनकी तारीफ आपको करनी ही पड़ेगी। अंधभक्त बन के नहीं रख सकते हैं कि जो अच्छे काम है उसके लिए आप कांग्रेस का सपोर्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी के अच्छे कामों में उसकी तारीफ नहीं कर सकते हैं। यदि आप बीजेपी के सपोर्टर है तो आप कांग्रेस के अच्छे कामों की तारीफ करनी होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप उसको अंधभक्ति कहते हैं, और अंधभक्ति से कुछ काम नहीं होता है। तो ये एक अच्छा काम था नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का। तो ये सब बात हुई यूएन की वजह से क्या क्या हुआ वहां पर, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कश्मीर में क्या होगा, आगे क्या होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसका विरोध किया था, जो बीजेपी गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय एक नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, और उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब ये आंदोलन करते करते कश्मीर में गए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया कश्मीर द्वारा, कश्मीर सरकार द्वारा, और उनको जेल में डाल दिया गया, और उसी जेल में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे बीजेपी के सपोर्टर नाराज हो गए, और उन्होंने उसी समय कसम खा ली कि कसम श्यामा प्रसाद की खाते हैं, आर्टिकल 370 को हटाएंगे। ये कसम खा के उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 को रिमूव किया। तो ये सब बात थी। अब आर्टिकल 370 के बारे में हमने बात कर ली ब्रीफ में। अब हम बात करेंगे कि फिर क्या क्या हुआ अभी कश्मीर में। तो कश्मीर में अभी तक वही स्थिति है, कुछ बदला नहीं। यूएन के उस संकल्प किसी ने नहीं माना, ना पाकिस्तान ने अपनी फौज भेजेगी, ना इंडिया ने अपनी फौज भेजेगी। पाकिस्तान आज भी प्लेबिसाइड की मांग करता है, इंडिया बोलता है प्लेबिसाइड तभी होगा जब पाकिस्तान अपनी फौज पीछे करेगा पीओके में से, और वो कश्मीर पूरा इंटीग्रेट रहेगा तब। तो पाकिस्तान ऐसा करता नहीं है, कभी मेरे ख्याल से करेगा भी, और उसी की वजह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास है और इंडिया का कश्मीर था। तो उसके बाद 1962 में कैसे कश्मीर का जो लद्दाख वाला पार्ट था उस पर भी चीन ने कैसे कब्जा किया, क्या हुआ। 1962 का वॉर भी नेहरू जी के पीरियड का वॉर था। कैसे चीन पर इतना विश्वास किया था नेहरू जी ने, तो वहां पे भी धोखा मिला चीन से।
और उस धोखे के बाद नेहरू जी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी हार्ट अटैक हो गया। तो उस बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हमने वॉर ऑफ 1947 देखा कैसे क्या हुआ। 1947 के वॉर के कुछ फैक्ट्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 1962 के वॉर के बारे में भी समझेंगे। फिर हम जो नेक्स्ट पीएम्स हुए हैं, जो कद्दावर पीएम्स, मतलब जो बड़े बड़े नाम थे, जैसे मैंने बताया कि हम 5 पीएम के बारे में पढ़ेंगे इस सीरीज में। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। तो 3 कांग्रेस के हैं, 2 बीजेपी के हैं, तो सब पढ़ेंगे। तो अभी हमने नेहरू जी के बारे में पढ़ा। नेहरू पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर 1962 के वॉर और सब भी जो बातें हैं उनको भी पढ़ना बाकी है। तो यहीं पे हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ा है और आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी आप जरूर देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।